वही यूपीएससी 2019 में अपना परचम लहराने वाले होनहार लोगों से हम बात कर रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली के शहादरा के रहने वाले हिमांशु जैन, जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। हिमांशु के पिता सर्राफा की दुकान चलाते हैं, दादा पलवल में काम करते हैं और हिमांशु मूल रूप से पलवल जिला हरियाणा से आते हैं, जिन्होंने ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इस वक्त हिमांशु हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। चले, हिमांशु की आवाज नहीं आ पा रही है, तो हिमांशु जैन से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो यूपीएससी का 4th रैंक है वो हिमांशु ने हासिल किया है। दूसरे प्रयास में, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। और ये सफलता कहीं ना कहीं केवल दिल्ली वासियों को नहीं बल्कि हरियाणा वासियों को भी गौरवान्वित करती है, क्योंकि हिमांशु मूल रूप से हरियाणा से आते हैं, पलवल जिला उनका है और उनके दादा अभी भी हरियाणा के पलवल में काम करते हैं। हालांकि उनका जो परिवार है, उनके पिता हैं, वो दिल्ली में काम करते हैं। तो दोनों राज्यों के लिए खुशी की बात है। 4th रैंक हासिल किया। 1st रैंक की बात करें तो हरियाणा के प्रदीप कुमार ने हासिल किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा के लिए पहला और चौथा रैंक हासिल करने, माफ कीजिए, यूपीएससी में पहला और चौथा रैंक हासिल करने वाले दोनों होनहार हरियाणा से हैं। तो उनमें से हम हिमांशु से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की है, इसको लेकर वो खुद क्या कहते हैं, परिवार के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की थी तो क्या सोचा था कि इस बड़ी कठिन परीक्षा को सफलता इसमें हासिल करना कितना उनके लिए आसान रहेगा, ये बातचीत करेंगे। हिमांशु जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जैन, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर। हिमांशु जैन, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई खबर फास्ट की पूरी टीम की तरफ से कि आपने ये उपलब्धि हासिल की है। और आसान नहीं है यूपीएससी को पास करना और उसमें भी 4th रैंक हासिल करना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु, जानेंगे आपसे इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, किसकी वजह से आप यहां तक आज पहुंचे? इस सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा जी। सबसे ज्यादा श्रेय मेरे दादाजी, दादी और मेरे माता पिता, इसके अलावा मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ताऊ ताई, इन सबने ही बहुत ही मुझे प्रेरित किया है और मुझसे यूपीएससी पास करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हिमांशु जैन, जैसे आपने कहा दादा दादी परिवार, ये सपना किसने देखा था, किसका ड्रीम था जिसको आपने पूरा किया? किसी एक का परिवार का सपना रहा होगा कि यूपीएससी पास जी करनी, आईएएस बनना है। जी जी। तो सबसे ज्यादा जो सपना, सबसे पहली बार जो सपना देखा गया था वो मेरे दादाजी ने दिखाया था मुझे। और ये सपना उनका कोई नया सपना नहीं, बचपन से ही उन्होंने सपना दिखाया मुझे। जब से मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक करता था तो उन्होंने तब से ये सपना देखा था। उम्र की बात करना चाहूँ, कितने एज उस वक्त आपकी रही होगी जब आपको एहसास हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझ पर भरोसा इस तरीके से जताया जा रहा है? पहले तो बस प्रयास की बात थी कि करके देखेंगे, करके देखते हैं। पर जब पढ़ना शुरू किया यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड, तो फिर लगने लगा कि इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो बस उसी में प्रयास करते, उसी विश्वास में प्रयास किया और सफलता मिल गई। मुश्किलें बहुत आती हैं इस पढ़ाई को पास करने में, इस एग्ज़ाम को पास करने में, पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसा जी आपको जी। कभी लगा कि इस अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं तो ये आसान तो नहीं होगा मेरे लिए? और अक्सर हम देखते हैं कि बड़ा इम्तिहान पास करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, छोटी मोटी नहीं। जी बिल्कुल। ऊंच नीच हमेशा आती रहती है। हम कभी मन में ख्याल आते थे कि अब हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। कभी भी ऐसा भी लगता था कि अब कोई और नौकरी की तलाश करने की, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। पर पेशेंस के साथ साथ जब अगर फेथ हो एंड कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इस तैयारी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे होनहार विद्यार्थी होते हैं आपकी तरह, वो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पाते हैं कि कैसे तैयारी करूं, किस तरीके से पढूं। उनको क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा कुछ पैसे खर्च करने की तो बात, मैं घर पे ही रहता था, घर से ही मैंने पढ़ाई की है। ये तो थोड़ा किस्मत की बात थी कि दिल्ली में ही रह रहा, तो रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं वो वहीं मिल गए थे।
जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो देना चाहते हैं फ्यूचर में, उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंटली प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लिमिटेड पढ़ना है और लिमिटेड चीजें पढ़नी है, पर वो पढ़नी बार बार है, बस इतना ही एक मूल मंत्र है इस चीज का। अनुमानित कितने घंटे आप तैयारी किया करते हैं इस एग्जाम को लेकर के रोजाना, या औसत मान लें पूरे महीने भर में, हफ्ते भर में? अगर दिन की बात करी जाए तो दिन में 5 से 6 घंटे तो मैं एक सेशन में देता था। सुबह 9 उठ के फ्रेश होने के नहाने धोने के बाद मैं 9 से जब तक 2 ढाई बजे तक पढ़ता था। उसके बीच में खाना मैं 3 बजे ही खाता था, क्योंकि खाना खाने से थोड़ा ऐसा लगता था कि माइंड स्लो है। और उसके बाद खाना खाने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर अगर शाम को मन करता था तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा और पढ़ लिया करता था, परंतु उसके बाद 7 साढ़े 7 के बाद पढ़ाई का मन नहीं करता था। तो औसत अगर लगाएं तो 6 से 7 घंटे औसत है। हरियाणा से भी आपका रिश्ता है, क्योंकि आपका जो मूल निवास स्थान हरियाणा है और दिल्ली में आपने सफलता हासिल की है, तो दोनों को अलग अलग आप डिफाइन करना चाहें, दिल्ली को, हरियाणा को, इन दोनों को लेकर आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? जी, हरियाणा से तो दिल लगा ही हुआ है, क्योंकि 14 साल 15 साल हरियाणा में रहा हूँ। यहीं पर खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई भी यहीं तक की थी 8वीं क्लास तक। फिर उसके बाद दिल्ली जाने का सबसे प्रमुख कारण तो यही था कि दिल्ली में पढ़ाई लिखाई अच्छी करके और कुछ बनकर आऊं, तो वही उसी के लिए दिल्ली भेजा गया था, दिल्ली भेजा था मेरे दादाजी ने। तो दिल्ली में रहने का अलग मजा है, हरियाणा में होटल में रहने का अलग मजा है। अच्छा, परिवार के लोगों ने जब देखा कि हिमांशु ने ये सफलता हासिल करनी, तो मैं तस्वीरों में देख रहा हूँ कि जश्न का माहौल, हमारे पास जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमारे पास आए, उनमें पूरी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ लोग नाच कूद रहे हैं। जब ये इस तरह की खुशी मिलती है परिवार में, तो एक अलग सा माहौल होता है। अब आगे की बात करेंगे, तो आगे के लिए क्या सोचा आपने? क्या किस तरीके का काम, क्या किस तरह की जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, और उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परिवार क्या कहता है आपको? बिल्कुल सही बात है, खुशी का माहौल तो चारों तरफ है ही, पर अब एक जिम्मेदारी वाली जो फीलिंग है वो भी आ चुकी है कि अब स्टूडेंट ना होकर अब तुम एक प्रशासन में जाने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन में जो कार्य मिलेंगे उनको अवश्य ही बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी लगन के साथ, इंटेग्रिटी के साथ मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर क्षेत्र की बात की जाए कि किस एरिया में काम करना है, तो सबसे प्राइम फोकस जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है, बिकॉज हेल्थ और एजुकेशन से ही फ्यूचर एंडेवर जो है, अगर अपना पर्सनल लेवल पे अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए या पूरे क्षेत्र की बात की जाए, वो सब हेल्थ और एजुकेशन से ही प्रोडक्टिव होकर आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में आज हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ कमी आप देखते हैं? इन पर कितना और ज़्यादा काम होना चाहिए? किस तरीके से काम होना चाहिए? आपने क्योंकि बहुत सी चीज़ें गहराई से समझी हैं, देखी हैं, और उसके बाद आपने फैसला लिया कि मुझे इन दोनों सेक्टर में काम करना अच्छा लगेगा। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा तो हेल्थ सेक्टर में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें बहुत ही लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं। माना जाता है कि 50 से 60% जो का खर्चा है वो लोग अपनी जेब से भरते हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी जेब से 50 से 60% खर्चा हेल्थ के लिए दे देगा तो उसकी जेब में बचेगा क्या? तो सबसे ज्यादा तो प्राइमरी हेल्थ केयर में काम करने की जरूरत है, जिससे बीमारियां जो हैं वो अगर शुरुआत में ही पकड़ी जा सकेंगी तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा और बीमारियां वहीं रुक जाएंगी। दूसरा, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी प्राइमरी हेल्थ केयर और दूसरा क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, जिसमें अभी भी नया बदलाव हुआ है काफी, और वो इम्प्लीमेंट होगा तो हो सकता है कि मौका मिले इस क्षेत्र में काम करने का, तो नई पॉलिसी को भी हम जब लागू होगी तो उसमें भी कार्य करेंगे। अच्छा, नई शिक्षा नीति को लेकर क्या लगता है? ये आज के दौर के लिहाज से ज़रूरी थी, और अब जो बदलाव होंगे उससे बेहतर कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, नई शिक्षा नीति बहुत समय से पेंडिंग थी और अब फाइनली जब रिलीज कर दी गई है, जब नया सेशन स्टार्ट होगा, जो भी बदलाव किए गए हैं वो ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि पिछली कमियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। रोट लर्निंग
ऐसा माना जाता था कि रोट लर्निंग में ही जो है रोट लर्निंग से बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो रोट लर्निंग को हमने अंडरस्टैंडिंग में कोशिश की है सरकार ने बनाने की। अब देखते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो रिजल्ट क्या आते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, आपने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर अक्सर खूब अध्ययन किया होगा, तो इससे इस वक्त जो परिस्थितियां हैं हिंदुस्तान के इस कोरोना संकट में कितनी आपको माकूल नजर आती हैं? बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का जो अब सपना देख रहे हैं, वो अवश्य ही अपने आप को भारत देश को जो है एक उभरते हुए एक पावर के रूप में, पावर नहीं कहेंगे, एक सेल्फ सफिशिएंट, जिसमें हम बाहर से स्पेशली दूसरे देशों से जैसे चाइना से माल कम खरीदें और अपना ही सामान बनाकर बेचें, क्योंकि उससे ग्रोथ होती है, जॉब्स की भी, एम्प्लॉयमेंट की भी ग्रोथ होती है और रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं और अपने ही देश में का पैसा देश में ही रहता है। हिमांशु, को ऐसा पल आपकी जिंदगी में रहा हो जो आप चाहते हो दर्शकों को बताना, आप अपने चाहने वालों को, कि जीवन में ये क्षण आया जिससे सब कुछ बदल गया, या ऐसी कोई याद जो साझा करना चाहते हो? जी, सब कुछ बदल गया तो पल वही था जब रिजल्ट आया था, पर वो उसके साथ साथ वो पल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मेरे पिताजी को कुछ समय पहले बीमार हो गए थे, तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो अस्पताल में काफी टाइम से एडमिट थे, वो 20-21 दिन हो गए थे। पर 4 अगस्त के दिन डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी थी, उनका डिस्चार्ज हो गया था। तो वो एक खुशी का ही माहौल था, पर जैसे ही डॉक्टर ने 10 बजे छुट्टी दी और 12 बजे फिर रिजल्ट भी आ गया था, तो वो खुशी चौगुनी हो गई और वह खुशी का माहौल बहुत ज्यादा खुशी में तब्दील हो गया। और उसकी वजह से मेरे फादर की जो आधी जो बीमारी थी वो लगभग उसी की वजह से खत्म हो गई। तो वो एक पल था ऐसा कि मैंने अपनी तरफ से अपने फादर के लिए कुछ किया है। ये पॉजिटिविटी होती है जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। और मैं आपसे चलते चलते एक मैसेज मैं चाहूँगा कि उन विद्यार्थियों के लिए, उन मेहनत कशों के लिए जो लगातार इस काम के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हो, जिनमें एक पॉजिटिव मैसेज आपका जाए और वो कहीं ना कहीं आप ही की तरह बनने का ख्वाब देखें। हिमांशु जी। बिल्कुल, पॉजिटिव मैसेज यही है कि पॉजिटिविटी में रहें, क्योंकि नकारात्मक बातें सुनेंगे, नकारात्मक बातें सोचने से सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है वेस्ट होता है, उससे ना तो कोई लाभ हमें मिलता है। तो कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए, अपने आप पर फेथ रखिए, अवश्य ही आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जैन हमसे बातचीत के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है, जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे थे उनके लिए, कि आप पॉजिटिव बने रहें, निरंतर आप कोशिश करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और जब सफलता मिलती है तो आपकी जो खुशियां होती हैं वो 4 गुनी या 8 गुनी हो जाती हैं। तो हिमांशु जैन ने साबित करके दिखाया, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया और इसके साथ साथ रैंक भी बेहतर हासिल किया, 4th रैंक उन्होंने हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है।